नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और पता है आपको कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं और पहलवान भी ताल ठोक रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं एक ऐसे ही पहलवान संजय चौहान जी, जो शिक्षाविद हैं। शिक्षा जगत में बड़ा नाम है इनका और लाखों बच्चों को पढ़ाया है। डॉक्टर, इंजीनियर, रेलवे और कई विभागों में नौकरी दिलवाई है। राजनीति की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, पहले भी राजनीति में अपना दांव आजमा चुके हैं। जेडीयू के टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं 2014 में और 2020 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी आजमा चुके हैं। 2025 में अब आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। अब इनसे बात करते हैं। आप तो शिक्षाविद हैं, आपको राजनीति से रुझान क्यों हुआ? राजनीति से इसलिए रुझान हुआ कि अभी हम लोग ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है ये इसके पदाधिकारी खास करके आम लोगों के साथ बड़ी अत्याचार कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जब तक इस सिस्टम में नहीं जाया जाएगा तब तक इन चीज़ों पर बहुत मुखर होकर आवाज़ नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए हम राजनीति में आने का फैसला लिए। आप जेडीयू से चुनाव लड़े तो कहाँ चूक गए? जेडीयू से चुनाव लड़े, हम रनर अप रहे और कुछ वोट से हम चुनाव हार गए। और मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था, चूँकि हम पेशे से शिक्षक थे और हार जीत कोई मायने नहीं रखता है। हाँ बिल्कुल, हार जीत कोई मायने नहीं रखता। राजनीति में तो हार जीत होती रहती है। निर्दलीय भी चुनाव लड़े आप 2020 में और 2025 में अब आरजेडी का टिकट आपको मिल रहा है। ये तो बड़ी उपलब्धि है। अब ये टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो हमारे जो नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे युवाओं के आइकन तेजस्वी यादव जी, उन पर निर्भर करता है। हम तो भी एक आरजेडी के ईमानदार सिपाही की तरह क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आप एक शिक्षाविद हैं, आपके आइकॉन तेजस्वी यादव हैं। क्यों नहीं होंगे तेजस्वी यादव? अभी पास हैं केवल? नहीं, हम पेशे से शिक्षक हैं और हम गणित रीजनिंग पढ़ाते हैं, जिसमें तकनीकी रूप से सवाल को हल करना होता है और उसका लंबा अनुभव हमको रहा है। मेरे पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मेरे पिताजी जो गणित का गणना कर सकते वो गणना हम नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉमी फेल, ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया जो अभी 17 महीने का सरकार आप देखें उन्होंने जो करिश्मा करके दिखाया, बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं कर पाए। तो इसलिए वो मेरे आइकॉन हैं और रहेंगे। तो आपकी लड़ाई तो भाई बिहार सरकार के मंत्री से होगी इस बार। आपको पता ही है कि जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां से मंत्री हैं बिहार सरकार के, अमरपुर विधानसभा से जयंतकांत। सामने कौन है इसकी परवाह हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके पदाधिकारी आम लोगों पर इतना अत्याचार किए हैं और कर रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ के ज़माना में भी इतना अत्याचार नहीं होता था। पिछले 20 वर्षों में इनके पदाधिकारियों ने बिहारियों को इतना अपने जूते तले रौंदा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग रौंदे जा रहे हैं लेकिन बोल भी नहीं पाते हैं, आह भी नहीं भर पाते हैं। इस बार क्या आपके क्षेत्र में भी तो भाई राजपूतों की अच्छी संख्या है, 50-55 हज़ार राजपूत वोटर हैं और मुझे लगता है कि कुशवाहा और लोकुश समीकरण 60 हज़ार 55 हज़ार का अपने आप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन आपके साथ यादव मुस्लिम हैं। अगर आपका जो समीकरण हो तो मजबूत दिखाई दे रहा है, बशर्ते आपको राजपूत समाज का सहयोग मिले, समर्थन मिले। मेरे समाज का समर्थन तो हमको मिलेगा ही, हमको सर्व समाज का समर्थन मिलेगा। चूँकि हमने जो बच्चों को पढ़ाया है, हम 2012 में बांका ज़िले के 600 बच्चों को सेलेक्ट करके बांका का 600 लाल, उसको हम करीब 1.5 साल तक निःशुल्क पढ़ाए बिना कोई शुल्क लिए और उसमें करीब करीब बच्चे नौकरी हैं। तो उस वक्त हम कोई जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर हम शिक्षा नहीं देते हैं। तो हम जिस समाज से आते हैं वो समाज मेरे साथ मजबूती से खड़ा है और सर्व समाज मेरे साथ है। तो अमरपुर विधानसभा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसके समाधान के लिए आप राजनीति में आ रहे हैं? अमरपुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है कि जितना भी सरकारी विभाग में काम हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर 1000 करोड़ रुपए का काम हो रहा है तो 950 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है। पदाधिकारी
का मनमाना चरम पर है। इलीगल माइनिंग्स बड़े पैमाने पर हो रहा है हमारे यहाँ। हमने इलीगल माइनिंग्स के खिलाफ आवाज़ उठाया, हमने आर्थिक अपराध में मुकदमा दर्ज कराया, हम गवाही जाके दिए। आप कल्पना नहीं कर सकते, हम बहुत प्रयास किए। हमने आर्थिक अपराध के एसपी से अनुरोध किया, उनके एडीजी साहब नैयर हसनैन सर से हम मिले। हम उन लोगों को कहें कि हम एक पुलिस अधिकारी का आपको मोबाइल नंबर देते हैं, आप इसका सीडीआर निकालिए और 1 तारीख से 5 तारीख तक ये किस किस आदमी से बात करता है, आप उसका लिस्ट निकालिए। मतलब माइनिंग्स पुलिस वाले लोग कराते हैं, घर घर जाके वो पैसा कलेक्शंस करते हैं। हम 2 बार गवाही जाके दिए और हमने बहुत प्रयास किया। नहीं, आपके यहाँ के जो सांसद हैं, गिरिधारी जी नाम है ना जी, सांसद, तो हैं जेडीयू के सांसद जी। और उन्होंने खुद आरोप लगाया था, जयंत अपने मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया था घोटाला का, घपला का। अब सोचिए कि सेम दल के हैं, सरकार के पक्ष के सांसद हैं, और वो कह रहे हैं कि जो है सो सरकार का जो फंडिंग हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला है, पारदर्शिता नहीं है। क्या मामला था, किस तरह का घोटाला? वो एक्चुअली जैसे लघु जल संसाधन विभाग में बहुत हजारों करोड़ रुपए का काम हुआ, तो उसमें 90-95% पैसा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। खास लोगों को ठेका दिया गया, 2-3 ही लोगों को सारा करोड़ों रुपए के ठेका दे दिए गए। तो इन सब बातों पर उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन इस सरकार में सुनता कौन है? इस सरकार में सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, किसी का कुछ नहीं चलता है। चंद दलाल चाटुकार हैं जो घेर के वहाँ बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि स्वाभिमान यात्रा पर निकले थे गिरिराज सिंह, और उसी दौरान वहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, कई कांवरिये कुचल गए थे। उसमें उस समय आपकी क्या भूमिका थी? जब वो जिस दिन हिंदू स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से निकाल रहे थे, तो सुल्तानगंज से 2-2.5 हज़ार के संख्या में अमरपुर में ही एक जेठौर मंदिर है, वहाँ जलाभिषेक करने के लिए कांवरिया जा रहे थे। एक अनियंत्रित बेलेरो उस भीड़ को रौंदते हुए निकल गया। सरकार और सिस्टम के द्वारा ये नहीं पता कर पाया वो बेलेरो किनकी थी, और उसमें करीब 8-10 के संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। सबसे दुखद पहलू ये है कि वो लोग, कुछ लोग चले गए फुल्ली ड्यूमर पीएससी या कुछ लोग अमरपुर पीएससी। डॉक्टर्स ने टच नहीं किया, डॉक्टर तो वहाँ रात में थे ही नहीं, तो नर्स कंपाउंडर जो थे उसको टच भी नहीं किए, उनको रेफर कर दिया गया मायागंज हॉस्पिटल। और आपको आश्चर्य लगेगा कि मायागंज हॉस्पिटल में वो 6 घंटा तक तड़पते रह गए, 7 घंटा तक तड़पते रह गए। 6 घंटा 7 घंटा के बाद उनकी मृत्यु हो गई और वहाँ वो एडमिट नहीं हो पाए। इससे बड़ा जंगल राज हो नहीं सकता है। भागलपुर में तो बहुत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बन गया है जी। नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं बना है वहाँ। एक हॉस्पिटल बना है सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, तो वहाँ बिल्डिंग बन गया है, बट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, डॉक्टर्स नहीं हैं। करोड़ों रुपए के लागत से बिल्डिंग बन गया, हजारों करोड़ रुपए के ज़मीन पर। केंद्र सरकार के बड़े नेताजी आके उसका उद्घाटन करते हैं, बट वहाँ डॉक्टर नहीं है। उद्घाटन हो गया, डॉक्टर ही नहीं है। नहीं, डॉक्टर नहीं है। मतलब कि अभी हमारे प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा 2 व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। चलिए, आपके पास चुनाव लड़ने के लिए बहुत मजबूत ये मुद्दा है। आपको शिक्षा को मुद्दा बना रहे हैं, आप बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं। आप तो पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, हजारों बच्चों को नौकरी दिलवाई है। अब नौकरी में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नौकरी, सरकारी नौकरी बच्चों को नहीं मिल रही? देखिए, अभी केंद्र सरकार के द्वारा बहुत चालाकी से रिजर्वेशन को 100% समाप्त कर दिया गया। हम ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं कैसे। दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली अगर कोई संस्था है तो वो भारतीय रेलवे है। 2014 के पहले आप लिस्ट निकाल के देखिए, वहाँ रेलवे में जो नियुक्तियाँ होती थी लाखों में, लाखों नियुक्तियाँ होती थी ग्रुप डी लेवल में, ट्रैकमैन, गैंगमैन, लाइनमैन। और इस जो ग्रुप डी लेवल का नियुक्ति होता था, इसमें 90-95% बच्चा बिहार का जाता था। क्योंकि यहाँ कोई माइनिंग्स नहीं है, कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, तो लोग बच्चे 10th पास करने के बाद ही उसमें लग जाते थे। बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ होती थी। हम लोग यहाँ से हजारों बच्चों ने रेलवे में नौकरी ली। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, उस नियुक्ति को बंद कर दिया बहुत चालाकी से, और अब ये डिबेट नहीं बन पाया, ये चर्चा में नहीं आ पाया। और अब वहाँ रेलवे ग्रुप डी में एजेंसी के थ्रू नियुक्ति होती है, और उसमें देखिए कितना बड़ा घोटाला है। जैसे एक कर्मचारी को अगर वो एजेंसी के थ्रू जो लेबर आता है, उसको भारतीय रेलवे 550 रुपया देती है। आप पता कर लीजिए, उसको मात्र 300 रुपया मिलता है। रिजर्वेशन भी खत्म और मजदूरी भी नहीं मिल रही। मजदूरी भी नहीं उचित मिल रहा है। भारत सरकार का पैसा जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है।
चलिए, तो मुद्दे तो आपके बहुत काबिले तारीफ हैं और इन मुद्दों के बल पर आप चुनाव लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है कि जो आप जिस समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, जब तक वो समाज आपका साथ नहीं देगा, जब तक वो समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक दूसरे का वोट बैंक नहीं मिलेगा। तो आपका समाज आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि जेडीयू को हमेशा वोट देते रहे वहाँ के राजपूत। मेरा समाज अपने बुद्धि को पिछले 20 वर्षों से गिरवी रख दिया है और हम पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बुद्धि को जो गिरवी रख दिया है, अपने दिमाग को आज़ाद करे और जेडीयू के खिलाफ वोट करे। अमरपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में उनको इस बार जेडीयू के खिलाफ वोट करना है, वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट करना है और तेजस्वी जी का सरकार बनाना है, नया सरकार बनाना है। उम्मीद है कि राजपूत समाज पूरी तरह से तेजस्वी यादव के पक्ष में गोलबंद होगा। कोई विकल्प नहीं है राजपूत समाज के साथ। राजपूत समाज को पिछले 20 वर्षों में इतना रौंदा है वर्तमान सरकार ने, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कैसे? अगर आप अभी किसी थाने पर चले जाइए, किसी ब्लॉक में चले जाइए और गलती से कह दीजिएगा कि हम राजपूत हैं, तो आने के बाद वो हंसता है, पीछे में हंसी का पात्र बना दिया गया इस समाज को। कुछ चंद चाटुकार, कुछ चंद दलाल ठेका लेके बैठे हुए हैं राजपूत समाज का। तो इस ठेकेदारी को इस बार हम नष्ट कर देंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे एक शिक्षाविद को जो राजनीति में जोर आजमाने के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग आएँ और सही मुद्दों को आगे लेकर चुनाव लड़ें, तो इससे अच्छी राजनीति की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल यही है कि भाई, जो इनका समाज है हमेशा से जेडीयू के लिए वोट करता रहा है, बीजेपी के लिए वोट करता रहा है, क्या इस बार इनका साथ देगा? ऐसे उदाहरण अनेकों हैं जहाँ पर राजपूत समाज ने खुल करके आरजेडी का साथ दिया है। एक ज़माना था जब आरजेडी के 4 सांसद हुआ करते थे, चारों राजपूत। तो माना जाता है कि राजपूत समाज के वोट बैंक पर लालू यादव की पकड़ मजबूत शुरू से रही है। इस चुनाव में किस हद तक राजपूत समाज का साथ तेजस्वी यादव को मिलेगा, उसी पर उनकी जीत हार निर्भर करेगी। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को खूब शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट भी जरूर लिखिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।